दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुनो गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए EPS 1995 की पेंशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं मिलवाती हूं आपको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से। दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं आज फिर आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेके उपस्थित हुआ हूं। आपको मालूम ही है कि काफी दोस्त ऐसे हैं, काफी सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो लगातार मेरे पास अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं अपनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए। तो आज का जो एग्जाम्पल है उसको लेने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक्चुअली हमारे जो वीडियो हैं, जितने भी वीडियो मैं अभी बना रहा हूं, उन वीडियोस को लोग ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट देख रहे हैं। मींस केवल लोग रिजल्ट में इंटरेस्टेड हैं, समरी में इंटरेस्टेड हैं। तो इसलिए कैलकुलेशन हम बना लेते हैं, समरी में बना दूं, समरी बनाते ही हैं, लेकिन यदि आप ऊपर से नहीं देखेंगे तो आपको यह पता नहीं लगेगा कि आपकी कैलकुलेशन सही है या गलत है। तो इसलिए यह भी देखना जरूरी है कि आपने स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे कैलकुलेशन करना है। आप केवल इस बात पे विश्वास नहीं कर सकते कि मैंने आपको बना के दे दी है और आपकी करेक्ट है वो, क्योंकि इसकी संभावना है कि मुझसे भी गलती हो जाए। और हम जो इसमें एक्सेल सीट में या कैलकुलेटर में डालते हैं, कैलकुलेटर में आपकी फिगर डालते हैं, उससे भी ये पता लग सकता है कि कहीं भी उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए आप इसे पूरी देखें। यदि आप फटाफट देखना चाहते हैं तो मैं भी इसको सीधे समरी पे ले जाके 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं एज ए टीचर, एज ए गाइड, मैं ये समझता हूं कि मुझे पूरी बात बतानी चाहिए। लोगों को क्या देखना ये एक अलग मैटर है। तो हम शुरू करते हैं कि आज का जो एग्जाम्पल है वो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं SDS चंदेल, ये इन्होंने भेजा है मुझे। और ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसमें सर्विस करते थे और वहां से रिटायर हुए हैं। और इसके बारे में मैं आपको इनका एग्जाम्पल शुरू करूं इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पब्लिक सेक्टर जो एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कुछ कंपनियां शायद सभी करती हों या कुछ करती हों, इसकी मुझे जानकारी नहीं है सबकी, लेकिन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पर्टिकुलरली चूंकि एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए वो सम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करती है अपने एम्प्लॉइज को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ये इंटरेस्ट का कॉलम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 12% इंटरेस्ट डिक्लेयर है, लेकिन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉइज को 12.25% इंटरेस्ट दिया हुआ है। ऐसे ही अगले साल भी 12.25% दिया है। इस तरह आप देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर्स यहां भी 12.3% दिया हुआ है, यहां 12.4% दिया हुआ है, जबकि ये सब 12 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 12 है या EPFO का 12 है, लेकिन चूंकि एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, तो इन्होंने अपना जो इनको प्रॉफिट होता है वो अपने एम्प्लॉय में बांट देते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देती है इनको जो भी अपने एम्प्लॉय हैं। तो इसी तरह और आप देखेंगे कि यहां ये दिस ईयर में 2000 में जो 12% था, 12% और 11% था, उसको भी 9 महीने के लिए 11.75% यानी लगभग 0.25% इंटरेस्ट ज्यादा दिया गया है। इस तरह सारे ही इंटरेस्ट जितने भी ईयरली इंटरेस्ट है पूरी कैलकुलेशन के अंदर उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ज्यादा है। इसलिए जब आप इस सीट को देखें, क्योंकि मेरी सीट हजारों लोगों, लाखों लोगों द्वारा देखी जा सकती है और पिछली सीट 1 लाख से ज्यादा, 1,20,000 लोगों द्वारा देखी जा चुकी है, 2015 की है वो भी। तो इसलिए मैं ये बताना उचित समझता हूं कि आप कहीं ये ना सोचें कि ये इंटरेस्ट इन्होंने ज्यादा क्यों लिया हुआ है। तो ये इंटरेस्ट ज्यादा इसलिए लिया हुआ है कि इनका इंटरेस्ट ज्यादा कैलकुलेट होता है। ठीक है जी। तो ये SDS चंदेल जी जो जिनका ये एग्जाम्पल है, मैं
उसी तरह जो मेरा ये हमने जो कैलकुलेटर बनाया है, मैंने एक ही सीट पे 1.16% और 8.33% दोनों लिया हुआ है। ये इनकी बेसिक है। नवंबर 95 की आधे महीने की 3239 वही 8.33% 270 रुपए होता है और 208 रुपए पे किए गए थे, तो 62 रुपए इनके अभी पे किए जाने एरियर बाकी है यदि हम एक्चुअल बेसिक पे बात करेंगे। तो वही जिस तरह का फॉर्मूला हम लगाते रहे हैं वही फॉर्मूला है कि 8.33% हम निकालेंगे एक्चुअल बेसिक का, देन 1.16% वो 1 सितंबर 2014 के बाद, और हमने जो पे किया है उसको हम माइनस कर देंगे, तो इस तरह टोटल अमाउंट हमारा जो पे करने वाला आ जाएगा और उस पे हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इंटरेस्ट ईपीएफओ ने जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से, उसके फॉर्मूले के हिसाब से ही हमने ये सारा कैलकुलेट किया है और हम ईयर वाइज इसको कैलकुलेट करते चले जाएंगे। जब हम ईयर वाइज कैलकुलेट करते चले जाएंगे तो हम लास्ट में जो फिगर देखेंगे वो आप चाहें तो इस सीट को धीरे धीरे करके मैं आगे कर सकता हूं और आप ऐसे ही, वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं है, जो फॉर्मूला आज की डेट में ईपीएफओ ने डाला है मेन है कैलकुलेशन और एरियर्स का, कि उसी प्रकार से उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया है और ये इंटरेस्ट चूंकि यहाँ इनका ज्यादा है 11.75%, तो उसी प्रकार से यहाँ कैलकुलेट होगा। अब हम ये रिटायर हुए हैं मार्च 2015 में, सीधे हम 2015 पे आ जाते हैं। जिस प्रकार से आप सब लोग देखते हो, आप सब लोग 3 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं देखते, तो मैं भी इसको आगे बढ़ा के ले जाता हूं उसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट चीज है उन्हीं को बताने के लिए। तो मार्च 2015 में आप रिटायर हुए हैं। यहां पे आपको एक चीज और देखनी होगी कि हमें जिस डेट में, डेट ऑफ बर्थ इसीलिए जरूरी है कि जिस डेट को हम 58 कंप्लीट कर रहे हैं उसी डेट तक का ईपीएफओ को कंट्रीब्यूशन जाता है, उस पूरे महीने का नहीं जाता। क्योंकि मार्च का कंट्रीब्यूशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च है, तो इसलिए 12 दिन का कंट्रीब्यूशन ही 12 दिन की बेसिक ही शो की गई है और 12 दिन की बेसिक पर ही 1250 रुपए या डिफरेंस अमाउंट जो भी होगा वो जमा होगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट कोई भी नहीं लगेगा, इसलिए हम उसको इंटरेस्ट नहीं जोड़ेंगे, वो अमाउंट सीधा काट के और जमा हो जाएगा। ये इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसलिए जो भी हमारा मार्च तक का अमाउंट कटेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हम मार्च 2015 में जब आप रिटायर होंगे तो हमने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है कि इनका जो टोटल अमाउंट होगा वो 7,28,215 रुपए होगा। 7,28,215 रुपए में ये अमाउंट होगा और इस अमाउंट को आपको फिर बाद में इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस तरह जिस डेट में आप रिटायर हो रहे हैं उस डेट तक का हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि 7,28,215 रुपए होता है। फिर हम इस पे, अब चूंकि हमारा मंथली कंट्रीब्यूशन कोई नहीं होगा, उसके बाद केवल इंटरेस्ट होगा। जो भी ईयरली इंटरेस्ट है हम ईयरली इंटरेस्ट के बेस पे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते चले जाएंगे और 30 जून, मैं ये मान के चलता हूं कि 30 जून तक हमें, 30 जून की डेट में हमें सारे जवाब, 26 जून तक ये बंद हो जाएगा फॉर्म भरने का सिस्टम और 30 जून तक हमें सारा हिसाब किताब करके देना होगा। हो सकता है 1 महीने और देगा तो 1 महीने का इंटरेस्ट और लग जाएगा जो भी लगेगा। तो इस तरह हम देखेंगे मार्च 2023 तक का जो अमाउंट इनका होता है वो 14,14,624 रुपए होता है। और यदि मैं 2 महीने का इंटरेस्ट, अगले 3 महीने का इंटरेस्ट यानी अप्रैल, मई और जून का और जोड़ लूं तो ये 14,41,275 रुपए होता है। तो इस तरह आपको टोटल 14,41,275 रुपए जमा करने पड़ेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति 2015 में रिटायर हुआ है उसको इतना अमाउंट जमा करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, और जबकि इनकी बेसिक अच्छी खासी है उस प्रकार से हम देखेंगे तो ये अमाउंट काफी बड़ा होता है। अब इसकी रिकवरी कैसे होगी, हमने ये तो देख लिया कि ये अमाउंट है। अब हमें ये देखना है समरी ऑफ द केस। यदि हम देखेंगे तो समरी ऑफ द केस में हम पाएंगे कि ये देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 57, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की इन्होंने
14 नवंबर 1979 को। ईपीएस स्टार्ट हुई 16 नवंबर 1995 को। तो इस तरह यदि हम 79 से 95 तक देखेंगे तो 16 साल एफपीएस में इन्होंने सर्विस की है। एफपीएस यानी फैमिली पेंशन स्कीम में सर्विस की है और इनके 58 ईयर कंप्लीट होते हैं 12/3/2015 को। ये देखिए मार्च पूरा नहीं लिया जाएगा, उसी पर्टिकुलर डेट तक ही आपकी सैलरी भी जमा होगी। उसी पर्टिकुलर डेट से अगले दिन से तो 12 मार्च से तो इनकी पेंशन, एक्चुअली एक दिन पहले आपका वो दिन कंप्लीट हो जाता है, यानी 11 मार्च तक आपका अमाउंट जमा होगा और 12 तारीख से तो आपकी पेंशन स्टार्ट हो गई है। जितने भी लोगों की पेंशन लगी है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन बिटवीन मंथ है, तो उसी डेट से उनकी पेंशन लग जाती है। आपने पीपीओ ऑर्डर देखे होंगे। तो इस तरह 12 मार्च से इनकी पेंशन स्टार्ट हो गई। तो 16 साल इन्होंने एफपीएस में काम किया है, तो 16 साल का एफपीएस का जो हम पेंशन निकालेंगे, और चूंकि इनको 19 साल हुए हैं, इनको 19 साल हो रहे हैं, 19 साल 3 महीने समथिंग हो रहे हैं, तो 19 साल 3 महीने में हम 20 साल से कम का जो फैक्टर है टेबल बी के अनुसार में वो लेंगे, और वो फैक्टर है 4.485। तो और जो 16 साल है, 16 साल के लिए जो टेबल ए के अनुसार में अमाउंट है वो है 135 रुपए। 135 रुपए और 4.485 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओल्ड पेंशन का जो पार्ट है वो इनका 605 रुपए आता है, 605 रुपए आ जाएगा। और इस तरह अब यहां इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है, चूंकि आपके 19 साल हुए हैं, 19 साल 3 महीने समथिंग होते हैं, तो इसलिए आपको बोनस के जो 2 साल हैं वो नहीं मिलेंगे। इस तरह हम आपकी पेंशन जब कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है, ये हमारी पेंशन आती है 15,570 रुपए। लेकिन हम इसमें जो पुरानी पेंशन का पार्ट है एफपीएस का, यदि वो भी जोड़ दें तो फाइनल पेंशन बनती है 16,175 रुपए। यानी 16,175 रुपए पेंशन बनेगी उस व्यक्ति की जो मार्च 2015 में रिटायर हो चुके हैं। अब हमें यह देखना है, और यह फिगर मैंने बताई कि 7,28,302 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। ये 2000 मार्च 15 तक, मैंने यहां 31 मार्च तक लिखा है क्योंकि 31 मार्च तक की कैलकुलेशन हमने की हुई है, लेकिन एक्चुअली ये अमाउंट जो है वो 11 मार्च 2015 तक का है और 7,28,302। अब हम इनको पुरानी पेंशन जो मिल रही है उसका कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमें यदि एरियर निकालना है तो आपको पुरानी पेंशन प्रेजेंट पेंशन जो मिल रही है वो निकालनी ही पड़ेगी। और प्रेजेंट पेंशन जो रिवाइज पेंशन है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 16,175 पेंशन है, उसमें से वो घटाने के बाद में जो प्रेजेंट पेंशन मिल रही है वो घटाने के बाद में ही आपकी एग्जैक्ट पेंशन बनेगी। एरियर उसी से बनेगा, और जब आप एरियर वगैरह पे कर देंगे सारा, तो उसके बाद तो ये सब नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद तो पूरी पेंशन मिलने लगेगी, यानी 16,175 रुपए पेंशन मिलने लगेगी एक बार हिसाब किताब होने के बाद, एक बार पूरा अमाउंट पे करने के बाद। यानी आज तक जिस डेट तक आप पेंशन ले रहे हैं, तो हम पेंशन इनकी ओल्ड पार्ट का जो पेंशन कैलकुलेट करते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हम 4 पार्ट में कैलकुलेट करते हैं। कुछ लोगों ने इसको 2 पार्ट में भी बनाया हुआ है, 3 पार्ट में बनाया हुआ है, तो आप 3 पार्ट में बना लीजिए या एक ही बात है। कुछ लोगों ने इसे, जैसे हमारे भेल के एक साथी हैं, उन्होंने भेजा हुआ है, तो उन्होंने बोनस ईयर और मेन 6500 वाला टाइम को एक साथ जोड़ दिया है, तो वो भी एक ही बात है। मैंने समझाने के उद्देश्य से इसको 4 पार्ट में बताया है कि 4 पार्ट में हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट में 6500 दिन, 6500 बेसिक है और 6863 डेज, ये लगभग ये सभी के बराबर आएंगे 6863 डेज। ऐसा नहीं है कि ये किसी के भी अलग हो जाते हैं, कुछ लोगों ने अलग लिया हुआ है जो कि गलत है। आप इसे घटा के देखें कि आपकी 12 मार्च 57, ये तो डेट ऑफ बर्थ है, आप जिस डेट को रिटायर हो रहे हैं उस डेट को, रिटायरमेंट डेट यानी 12 मार्च 2015 से लेके यदि आप देखेंगे 16 नवंबर 95 तक, तो आपके 6863 डेज होते हैं। और बाद के दिनों में आपने केवल 193 डेज, यानी 1 सितंबर 2014 के बाद में 193 डेज सर्विस की है। तो इस तरह हम फर्स्ट कैलकुलेशन हमारी होगी पुरानी पेंशन की, जो 605 रुपए जो हम यहां कर चुके हैं, 605 रुपए आ जाएगी। और दूसरी पेंशन हम कैलकुलेट करेंगे 95 से लेकर 2014 तक की,
जो कि हमारी 1746 रुपए आती है। मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, ये 45 रुपए 97 पैसे कुछ समथिंग आती है, 1745 रुपए 97 पैसे समथिंग आती है, तो हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया है। एंड ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6500 इंटू 6863 डेज डिवाइडेड बाई 365 इंटू 70। तो इस तरह सॉरी ये पेंशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब 1/9/2014 के बाद की पेंशन मात्र 57 रुपीज बनती है आपकी, क्योंकि आपने केवल 193 डेज, भाई 1 सितंबर के बाद में, 1 सितंबर की बात करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने वो, और लगभग 2 महीने 10 दिन ये, तो इस तरह आपने लगभग 6 महीने सर्विस की है, 6 महीने कुछ दिन 11-12 दिन सर्विस की है, तो उसकी जो पेंशन बनती है आपकी 57 रुपए समथिंग बनती है। तो इस तरह आप टोटल पेंशन है यदि हम देखें, और जो बोनस वाला पार्ट है वो पेंशन सबकी, यदि 20 साल से किसी की भी सर्विस ज्यादा है तो उसकी राउंड ऑफ करने के बाद में 186 रुपीज बनती है। तो यदि हम इन सब पेंशन को जोड़ दें, ये पुरानी पेंशन, तो मेरी पेंशन बनती है 2594 रुपए, और इनको मिल रही है 2590 रुपए। लेकिन मेरे हिसाब से इनको 2590 गलत मिल रही है। इनको बोनस, जैसे मैंने यहां कैलकुलेट करके बताया कि बोनस के साथ मेरी पेंशन बनती है 2594 रुपए, और इनको मिल रही है 2590, मतलब इनको बोनस मिला हुआ है, जबकि इनके 19 साल ही पूरे होते हैं। 19 साल पे इनको बोनस का जो 186 रुपीज ये अमाउंट नहीं मिलना चाहिए था, यानी इनकी पेंशन 186 रुपीज माइनस कीजिए तो उतनी बननी चाहिए थी। 86 माइनस करेंगे तो 2404 रुपए इनकी पेंशन बननी चाहिए थी, 2403 रुपए इनकी पेंशन बननी चाहिए थी, लेकिन इनको 2590 मिल रही है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ईपीएफओ ने ये बहुत बड़ी गलती की है और इनको बोनस का अमाउंट दे दिया है जिस भी व्यक्ति ने कैलकुलेट किया है। तो आज की डेट में हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम नई पेंशन बना रहे हैं, तो नई पेंशन में से यदि आपको कम मिली होती तो कम माइनस हो जाती, और ज्यादा आप चूंकि ले चुके हैं तो आपकी ज्यादा माइनस हो जाएगी। तो इस तरह इफेक्टिव पेंशन हम देखेंगे तो इफेक्टिव पेंशन आती है 13,581 रुपए। इसमें से 2590 16,175 में से माइनस कर देंगे हम, तो ये हम इसे दोबारा करते हैं एक बार। ये 13,581 रुपए, यदि मैं इसमें से 16,175 में से ये 2594 2590 रुपए घटा दूं, 2594 रुपए घटा दूं, तो 13,581 रुपए बनती है पेंशन। ये 13,581 आपकी इफेक्टिव पेंशन बनेगी। और यदि मैं इसका एरियर कैलकुलेट करूं उसी दिन से, तो हमारा जो एरियर होता है इसी डेट से आपको यहां से एरियर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से 12 मार्च से ही आपकी पेंशन बननी स्टार्ट हो जाएगी, 12 मार्च 2015 से ही, और उसको 12 मार्च 2015 से ही इतनी पेंशन यदि बनाते हैं हम, तो इसका एरियर आता है, इसका एरियर जो है वो मैंने कैलकुलेट किया है कि इनका एरियर आता है 13,62,738 रुपए। और आपका टोटल अमाउंट आपको जो जमा करना है वो, जैसा कि हमने ये कैलकुलेट किया है, वो ये वाला कैलकुलेट किया है यहीं पे, वो है 14,41,446 रुपए। इस तरह आपको 78,000 रुपए, 78,708 रुपए अभी भी और देने पड़ेंगे, तब जाके आप ब्रेक इवन में आएंगे। यानी बैलेंस अभी भी आपका 78,000, 14 लाख देने के बाद भी, और पूरा एरियर मिलने के बाद भी एरियर आपको इतना मिलेगा। 14,41,000 देने के बाद और इस एरियर के बाद में आपको फिर भी 78,708 रुपए और देने हैं। इस तरह आपकी ये पूरी कैलकुलेशन हुई, इस तरह आपकी ये पूरी समरी हुई। तो यदि आप, वैसे तो मैंने खुद भी पहले भी कई बार कहा है कि यदि आप समरी को भी अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप अपनी पेंशन समझ जाएंगे। अब तो इस तरह ये आपका टोटल अमाउंट बनता है। मैं समझता हूं कि 2015 में जितने भी लोग रिटायर हो रहे हैं उनमें अब वो इस एग्जाम्पल से एक सीख ले सकते हैं और अपना अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे ही एक्सेल सीट बनाकर, इन सारी चीजों को लिखकर। और इस तरह आप जो है
आप अपना पूरी की पूरी कैलकुलेशन को निकाल कर समझ सकते हैं। आपका बस इस वीडियो में इतना ही। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और यदि आपको कोई चीज इसमें नेगेटिव लगती है, कोई गलत लगती है, तो कमेंट भी जरूर कीजिए। हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी यदि आप इसमें कोई कमी निकालते हैं तो, बल्कि मुझे खुशी होगी कि आप यदि इसमें कोई भी कमी निकालते हैं तो। कई बार हमें फील होता है, कई बार मुझे भी समझ में आती है कि जैसे ये जो इन्होंने केवल 11 दिन की सैलरी ली है, इस पे मुझे भी डाउट था, तो ये भी मेरा कंफ्यूजन अभी दूर हुआ है जब साथी लोग कुछ अमाउंट भेजते हैं। तो इस तरह ये आपको इतना अमाउंट हमें जमा करना है। तो इस तरह हम देखेंगे कि टोटल अमाउंट हमारा इतना हो जाता है। तो मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप इसको से अपना लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।